बड़ा और मशहूर शिया मुस्लिम देश है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हम लोग जब भी शिया मुस्लिम का नाम लेते हैं तो शायद हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल भी ईरान का ही आता है। आए भी क्यों ना, क्योंकि आज के दौर में ईरान शिया मुसलमानों की ही पहचान बन चुका है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। हम लोग जो जिस ईरान को जानते हैं, ईरान शिया सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त माना जाता है, शिया मुस्लिम मुल्क। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, कभी वो ईरान जो शिया मुल्क है वो वहाँ पे सुन्नी मुसलमान रहते थे और बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। तो ये सुन्नी से शिया कैसे बन गया, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। जबकि ईरान में सबसे पहले इस्लाम पहला पहुँचा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में। खालिद बिन वलीद की सरदारी में ईरान को जीता था और वहाँ पे इस्लाम दाखिल हो चुका था। तो उसके बाद का मामला ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे इतना बड़ी तादाद सुन्नियों की थी, फिर भी ईरान शिया मुल्क कैसे बन गया, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। ईरान का क्या मामला है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये सुन्नी से शिया कैसे बन गया और इतना बड़ी तादाद में बना कि पूरी दुनिया में ईरान का आज नाम है शिया मुस्लिम मुल्क। तो चलिए आइए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करिए, बड़ा मेहरबानी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, ईरान हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर शिया मुस्लिम देश है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हम लोग जब भी शिया मुस्लिम का नाम लेते हैं तो शायद हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल भी ईरान का ही आता है। आए भी क्यों ना, क्योंकि आज के दौर में ईरान शिया मुसलमानों की ही पहचान बन चुका है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। बल्कि आज से सिर्फ 3-4 सदी पीछे भी जाओगे तो यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे और इस देश का जो स्टेट यानी कि ऑफिशियल रिलीजन था वो भी सुन्नी इस्लाम ही था। लेकिन तभी कि जब ऑलरेडी ईरान में इस्लाम को आए हुए लगभग 900 से 1000 साल गुजर चुके थे, ईरान के अंदर एक बच्चे की पैदाइश हुई। एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया के भी नक्शे को और उसके इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताते चले कि ईरान दुनिया के उन खास इलाकों में से है कि जहाँ पर इस्लाम बिल्कुल शुरुआती दौर में ही पहुँच चुका था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप में सबसे पहले तो इराक को फतह किया गया था, जो जाहिर है उस दौर में ईरान का ही पार्ट था, क्योंकि उस दौर में जो सल्तनत ईरान पर राज किया करती थी, इराक भी उसी के अंडर में आया करता था। इराक के फतह हो जाने के बाद अब पूरा ईरान भी मुसलमानों के लिए खुल चुका था। दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ईरान के बहुत सारे अहम इलाकों को फतह कर लिया गया था। और फिर 654 ईस्वी आते आते यानी कि तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के दौर में तो मुसलमानों का ये ईरान का पूरा मिशन कंप्लीट हो चुका था। यानी कि आज के दौर के पूरे ईरान के साथ साथ आसपास के भी बहुत सारे इलाकों पर मुसलमानों का ही राज था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में भी ईरान के ज्यादातर लोग अपने पुराने धर्मों, अपने पुराने मजहब को ही फॉलो किया करते थे। खिलाफत राशिदा के खत्म होने के बाद जब सल्तनत बनु उमैया ने राज किया तो उस दौर में भी यहाँ की ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिम ही थी। मगर फिर उसके बाद जब अब्बासी डायनेस्टी यानी कि सल्तनत बनु अब्बासिया का दौर शुरू हुआ तो उस दौर में ईरान में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैला। सिर्फ यहाँ के लोग इस्लाम की तरफ ही नहीं बढ़े बल्कि मुसलमानों की जो मौजूदा सल्तनत थी इसके अंदर ईरानियों का भी प्रभाव बढ़ने लगा था। बढ़ता भी क्यों ना, क्योंकि उस दौर में तो ये पूरी सल्तनत ही इराक के कूफा या फिर बगदाद जैसे शहरों से ही कंट्रोल हुआ करती थी। उस दौर में ईरान के अंदर इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे ईरान के अंदर मिड 19वीं सेंचुरी के अंदर मुसलमानों की जो आबादी 40% के करीब थी वो 11वीं यानी कि 11वीं सेंचुरी आते आते 100% में बदल चुकी थी। इतिहासकार मानते हैं कि मुसलमानों के दूसरे और तीसरे खलीफा यानी कि हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर में जब ईरान में इस्लाम पहुंचा था तब से लेकर आज तक लगातार हमेशा ईरान का जो स्टेट रिलीजन है यानी कि राष्ट्रीय धर्म है वो हमेशा से इस्लाम ही रहा है, सिवाय उन कुछ सालों के कि जब मंगोलों की तरफ से ईरान पर खतरनाक हमला किया गया था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह भी है कि अगर आप लोग हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर के बाद से लेकर अगले 700 से 800 साल का ईरान का जायजा लेंगे यानी कि 15वीं सदी के आखिर तक का, तब आप पाएंगे कि ये ना सिर्फ एक इस्लामिक देश रहा बल्कि सुन्नी इस्लामिक देश रहा।
यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादातर सुन्नी थे और यहाँ का स्टेट रिलीजन भी सुन्नी ही रहा करता था। हालांकि यहाँ पर हमेशा से ही कुछ परसेंट अलग अलग इलाकों में शिया आबादी भी रहा करती थी। बल्कि शिया ग्रुप के बहुत सारे इतिहास के जो मशहूर स्कॉलर्स है उनका जन्म भी यहीं पर हुआ है या वो यही के रहने वाले थे। मगर ज्यादातर सुन्नी आबादी और हुकूमत के इन्फ्लुएंस की वजह से हमेशा स्टेट रिलीजन सुन्नी इस्लाम ही रहा। लेकिन फिर लगभग 900 साल गुजर जाने के बाद साल आया सन 1487 का कि जब ईरान के इलाके में एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये वही बच्चा था कि जिसको दुनिया आज इतिहास में शाह इस्माइल सफवी के नाम से याद करती है। शाह इस्माइल का ताल्लुक सफवी नाम के एक सूफी सिलसिले से था और इनके जो वालिद थे शेख हैदर वो भी एक सूफी हुआ करते थे जो अर्दबेल नाम के शहर में रहा करते थे। मगर शाह इस्माइल सफवी अपने सिलसिले के आखिरी पीर साबित हुए क्योंकि उन्होंने तो अपनी इस पीरी को बादशाहत का रंग दे दिया था और फिर बुनियाद रखी थी एक ताकतवर सल्तनत की कि जिसको हम लोग सफवी सल्तनत के नाम से जानते हैं। दरअसल मामला ये था कि 15वीं सदी के शुरू में अमीर तैमूर के जानशीनों के फेलियर के बाद ईरान का ये पूरा इलाका लगभग 9 से 10 अलग अलग छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इस पूरे इलाके में जो सबसे बड़ी सल्तनत थी वो थी आको उनलो नाम की, जो दरअसल तुर्कमानों की हुआ करती थी क्योंकि तबरेज से लेकर दयारे बकर तक का पूरा इलाका इसी सल्तनत के अंडर में ही आया करता था। इसी सल्तनत के ही एक सूबेदार के साथ जंग करते हुए ही शाह इस्माइल सफवी के फादर यानी कि शेख हैदर की मौत हुई थी। बाद में आको उनलो नाम की इस सल्तनत ने शाह इस्माइल सफवी की जो फैमिली का शहर था यानी कि अर्दबेल उस पर भी कब्जा कर लिया था। इस कब्जे के दौरान ही शाह इस्माइल सफवी के बड़े भाई यानी कि अली मुर्तजा सफवी को भी कत्ल कर दिया गया था, जबकि बाकी बचा हुआ लड़का शाह इस्माइल सफवी के जिसकी उम्र 7 साल थी उसको गीलान की तरफ फरार होना पड़ा। कुछ वक्त के बाद ही यानी जब शाह इस्माइल की उम्र अभी सिर्फ 12 साल ही थी तभी अपने मुरीदों के दम पर अनातोलिया, कुर्दिस्तान और अजरबैजान के इलाके से एक बड़ी फौज तैयार करने में कामयाब हो गया। कम उम्री और ना तजुर्बेकारी के बावजूद भी शाह इस्माइल सफवी ने शिरवान और बाकू जैसे इलाके को फतह कर लिया और 1499 आते आते तबरेज जैसे मशहूर शहर को फतह करके उस आको उनलो नाम की पूरी सल्तनत को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 1503 आते आते जब शाह इस्माइल सफवी की ये ईरानी सल्तनत दुनिया के एक बड़े इलाके पर फैल चुकी थी, इतिहासकार मानते हैं कि शाह इस्माइल सफवी की सबसे बड़ी जंग बुखारा के ताकतवर हुक्मरान शैबानी खान के साथ हुई थी। ये वही शैबानी खान है कि जिसको किसी दौर में भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। शाह इस्माइल सफवी ने शैबानी खान की 28,000 की फौज को सिर्फ 17,000 की फौज से शिकस्त दे दी। हराने के बाद शाह इस्माइल सफवी ने न सिर्फ शैबानी खान को कत्ल किया था बल्कि उसकी खोपड़ी को एक प्याले की सी शक्ल दी थी जिसको हीरो जवाहरात से सजाया गया था। इसको शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और बाद में यही प्याला शाह इस्माइल सफवी की तरफ से मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को तोहफे के तौर पर भिजवाया गया था। अब जाहिर है हमने आपको पहले ही बताया कि ज़हीरुद्दीन बाबर शैबानी खान का न सिर्फ सबसे बड़ा दुश्मन था बल्कि किसी दौर में शैबानी खान ने ही ज़हीरुद्दीन बाबर को बुरी तरीके से हराकर भारत की तरफ आने के लिए मजबूर किया था। फिलहाल खास बात यह है कि शाह इस्माइल के वक्त से ही ईरान में एक नए दौर का आगाज हुआ जिसको हम शिया दौर भी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले ईरान के कुछ खास और छोटे इलाकों में ही शिया हुक्मरानों की हुकूमत रही थी। कभी ऐसे बड़े हुक्मरान बने भी जिनके अकायद शिया थे मगर तब भी यहाँ का जो सरकारी मजहब था वो अहले सुन्नत ही था। मगर शाह इस्माइल सफवी ने यह सब कुछ बदल दिया। बगदाद पर कब्जा करने के बाद शाह इस्माइल सफवी ने न सिर्फ अब्बासियों के बहुत सारे हुक्मरानों के मकबरे गिराए बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकबरा भी इससे सलामत ना रह सका था। इतिहासकारों का मानना है कि शाह इस्माइल सफवी ने शिया मसलक का अपनी हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया और वो शिया मसलक का नाम लेकर ही बहुत सारी जंगें लड़ा करता था। उसने अपनी पूरी हुकूमत में जबरदस्ती शिया मसलक नाफिज करने का फैसला किया। ईरान की एक बहुत बड़ी सुन्नी आबादी को उस दौर में बड़ी तेजी के साथ टारगेट किया जाने लगा। बल्कि ये कह सकते हैं कि अब वहाँ के सुन्नियों को 2 ही ऑप्शन दिए गए थे, या तो शिया हो जाओ या फिर फौत हो जाओ। याद रहे दोस्तों, यहाँ पर किसी भी मसलक को बुरा नहीं कहा जा रहा है और ना ही किसी मसलक को मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ पर पर्सनल बात हो रही है शाह इस्माइल सफवी के इतिहास के बारे में जिसको आप लोग जाहिर है अलग अलग सोर्सेज से चेक भी कर सकते हैं। और तो और शाह इस्माइल सफवी के इस तरह के बहुत सारे फैसलों और इस तरह के बहुत सारे कामों को उस दौर के बहुत सारे शिया आलिम की तरफ से भी चैलेंज किया गया था। यही वजह थी कि शाह इस्माइल सफवी ने सुन्नी आलिमों के साथ साथ ऐसे बहुत सारे शिया स्कॉलर्स और शिया आलिमों को भी मौत के घाट उतारा कि जिस किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश की उस दौर में फिरका वारियत के नाम पर इस खूनी खेल में बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। हजारों लोगों ने ईरान को छोड़ने का फैसला किया जबकि ज्यादातर लोगों ने हालात में एडजस्ट होते हुए शिया मसलक को ही अपना लिया था। ईरान पर मजबूत पकड़ बनाने के बाद अब शाह इस्माइल सफवी की नज़र उस दौर की एक बड़ी ताकत यानी कि सल्तनत उस्मानिया पर पड़ी। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में रहने वाली शिया आबादी पर पहले से ही शाह इस्माइल सफवी का गहरा असर पड़ चुका था। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए
शाह इस्माइल सफ़वी ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया में बगावत कराने की कोशिश की, बल्कि उस्मानियों के एक बागी शहजादे मुराद को भी अपने यहाँ पर पनाह दी। धीरे धीरे दोनों ही सल्तनतों के बीच हालात खराब से खराब होते चले गए और आखिरकार फिर 1514 ईस्वी में वो वक्त आ गया कि जब तुर्की और ईरान की सरहदों के बीच में चाली दरान नाम के एक इलाके में शाह इस्माइल सफ़वी की फौज का सामना सल्तनत उस्मानिया की फौज के साथ हुआ। उस दौर में उस्मानियों की गद्दी पर वही सुल्तान बैठे हुए थे कि जिनको इस सल्तनत के सबसे ताकतवर और मशहूर सुल्तानों में गिना जाता है, यानी कि सुल्तान सलीम अव्वल के जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट के फादर हुआ करते थे। ईरानियों ने अपने हिस्टोरिकल दस्तूर के मुताबिक बहादुरी से जंग लड़ी, मगर फिर भी वो लोग तुर्की की जंगी महारत के सामने, उनके तजुर्बे के सामने, या ये कहिए कि उनके एडवांस हथियार और तोपों के सामने नाकाम साबित हुए। 25,000 के करीब ईरानी लोग इस जंग में मारे गए, जबकि खुद शाह इस्माइल सफ़वी को भी जान बचाने के लिए वहां से फरार होना पड़ा। जंग में ईरानियों की हार के साथ साथ ही तबरेज, दयार बकर जैसे कई मशहूर ईरानी सूबे अब सल्तनत उस्मानिया के अंडर में चले गए थे। इस जंग में हार के बाद ना जाने क्यों शाह इस्माइल सफ़वी का जंग से बिल्कुल दिल उठ ही गया था और शाह इस्माइल सफ़वी ने अपने आप को लगभग शराब में डुबो लिया था। कुछ वक्त के बाद ही यानी सन 1524 ईस्वी में सिर्फ 36 साल की उम्र में शाह इस्माइल सफ़वी की मौत हो गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर जंगे चाली दरान में उस्मानियों की नहीं बल्कि ईरानियों की जीत हुई होती तो इस बात में कोई शक नहीं कि शाह इस्माइल सफ़वी को अमीर तैमूर से भी बड़ा फातेह माना जाता। इतना ही नहीं, इसके अलावा आज के दौर में ईरान के साथ साथ मिडल ईस्ट का ज्यादातर इलाका शायद सुन्नी नहीं बल्कि शिया मसलक का होता। शाह इस्माइल सफ़वी के बाद भी लगातार 2 सदियों तक यह सफ़वी सल्तनत बाकी रही थी और इस पूरे ही दौर में उसका सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला चलता ही रहा था। और वही कभी कभी दूसरी तरफ मौजूद उस मुगल सल्तनत से भी कभी कभी नोकझोंक हो जाया करती थी कि जो भारत के इलाके में मौजूद थी और सफ़वी सल्तनत की दूसरी पड़ोसी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, ईरान के बारे में जाना कि ईरान सुन्नी से शिया मुल्क कैसे बन गया। पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई सामने आ गई हमारे। जबकि ईरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में ही ईरान को फतेह कर मतलब जीत लिया गया था और वहाँ पे मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी थी। लेकिन फिर जो आपने देखा, एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने पूरे सब कुछ बदल दिया, और वो लेकिन तुर्क से यानी कि सल्तनत उस्मानिया से हारने के बाद अपने आप को उसने शराब में डुबो दिया, एकदम मतलब बेकार कर दिया। बहरहाल जो भी था मामला, तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।